कभी सोचा है वो सरकारी कागजात जिन पर कभी किसी सदी का इतिहास लिखा गया था, आज कहाँ है? हर गजेट, हर आदेश अपने अंदर छुपाए बैठा है भारत की असली कहानी, वो जिसे किताबों में नहीं लिखा गया। स्वागत है आपका पेपर मिस्ट में, जहां हम खोलते हैं उन धूल जमे दस्तावेजों के रहस्य और ढूंढते हैं वो बातें जो कभी आम जनता तक पहुंची ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए पन्ने की खोज। इमेजिन कीजिए एक बाजार का, साल है 1840, जगह हिंदुस्तान का कोई बड़ा शहर। इस बाजार में अनाज बिक रहा है, मसाले बिक रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं और इन्हीं के साथ एक कोने में इंसानों की बोली लग रही है। एक माँ अपनी बच्ची को बेच रही है ताकि बाकी परिवार अकाल में भूखा न मरे। एक जमींदार अपने कर्जदार किसान को हमेशा के लिए अपने खेतों में काम करने के लिए खरीद रहा है। एक अमीर नवाब के कारिंदे घर में काम करने के लिए जवान औरतें छांट रहे हैं। ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है, यह हमारे अपने भारत की हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम जब भी गुलामी या स्लेवरी शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग फौरन अमेरिका, अफ्रीका और उन बड़े बड़े जहाजों की तरफ जाता है जिनमें इंसानों को जानवरों की तरह भरा जाता था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 19वीं सदी के भारत में, ब्रिटिश राज के हिंदुस्तान में लाखों लोग, 1-2 लाख नहीं बल्कि लाखों लोग कानूनी तौर पर गुलाम थे। जी हां, कानूनी तौर पर। और फिर सरकार के खजाने से एक कागज निकलता है, एक गजेट, एक नोटिफिकेशन, सिर्फ 4 छोटे छोटे जुमले और रातों रात इन लाखों लोगों की तकदीर कम से कम कागज पर बदल जाती है। क्या था ये दस्तावेज? ये कौन सा कानून था जिसके बारे में हमें स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया गया? इसका नाम था द इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, या जिसे हम 1843 का एक्ट नंबर 5 भी कहते हैं। आज हिस्टोरिकल स्टोरी के इस एपिसोड में हम इतिहास के इसी दबे हुए पन्ने को खोलेंगे। हम उस सरकारी गजेट के एक एक शब्द को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस एक कागज ने कैसे हिंदुस्तान में गुलामी की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। या क्या वो बेड़ियां वाकई टूटी? चलिए शुरू करते हैं वक्त का ये सफर। 1843 के इस कानून को समझने के लिए हमें पहले उस भारत को समझना होगा जो इस कानून के बिना जी रहा था। साल 1830 और 1840, ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बदलकर हिंदुस्तान की हुक्मरान बन चुकी थी। कंपनी के लिए सबसे जरूरी चीज थी मुनाफा, व्यापार, और व्यापार के लिए चाहिए थी शांति। कंपनी को इस बात से कोई खास मतलब नहीं था कि भारत के अंदर समाज कैसे चलता है, यहाँ के राजे रजवाड़े, जमींदार और नवाब अपने लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं, ये उनका सिरदर्द नहीं था, जब तक कि इससे उनके मुनाफे पर आंच ना आए। और उस वक्त हिंदुस्तान के समाज में गुलामी यानी दास प्रथा एक खुली सच्चाई थी। यह समझना जरूरी है कि भारत की गुलामी अमेरिका की चैटल स्लेवरी से थोड़ी अलग थी। अमेरिका में गुलाम को जानवर या निर्जीव वस्तु समझा जाता था। भारत में इसके कई रूप थे। पहला और सबसे भयानक रूप था कृषि दासता। खास तौर पर मालाबार, कनारा, बिहार और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जमीनों के साथ साथ किसान भी बिकते थे। अगर एक जमींदार अपनी जमीन बेचता तो उस जमीन पर काम करने वाले दास किसान और उनके परिवार भी नए मालिक की संपत्ति बन जाते थे। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जमीन पर गुलामी करने के लिए पैदा होते थे। उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी सिवाय जिंदा रहने लायक थोड़े से अनाज के। दूसरा रूप था घरेलू दासता। अमीर घरों में, नवाबों की हवेलियों में और यहाँ तक कि अंग्रेज अफसरों के घरों में भी घरेलू नौकरों को खरीदा बेचा जाता था, खासतौर पर औरतों और बच्चों को। उन्हें घर के काम, रखैल या निजी खिदमतगार के तौर पर रखा जाता था। उनकी अपनी कोई जिंदगी, कोई आज़ादी नहीं थी। और तीसरा सबसे आम रूप था कर्ज की गुलामी। इसे आप बंधुआ मजदूरी का पुराना रूप कह सकते हैं।
एक गरीब किसान किसी जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लेता, मान लीजिए बेटी की शादी के लिए या बीज खरीदने के लिए। वो जमींदार उस कर्ज पर इतना ब्याज लगाता कि वो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता था। नतीजा, वो किसान, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता उस जमींदार के यहाँ मुफ्त में काम करते रहते, उस कर्ज को चुकाने के लिए जो शायद 100 साल पहले लिया गया था। और इन सब के ऊपर जब भी देश में अकाल पड़ता, लाचार माँ बाप अपने बच्चों को बाजार में चंद सिक्कों के लिए बेच देते थे, ताकि वो किसी अमीर के घर में गुलाम बनकर कम से कम जिंदा तो रह सकें। ये सब खुलेआम हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी वो आंखें मूंदे बैठी थी। क्यों? क्योंकि कंपनी के अपने कोर्ट, अपनी अदालतें इस गुलामी को मान्यता देती थी। ये बात बहुत ध्यान से समझिए। अगर 1843 से पहले कोई गुलाम अपने मालिक के घर से भाग जाता तो वो मालिक क्या करता? वो सीधा कंपनी की अदालत में जाता था। वो जज के सामने कहता, हुजूर, मेरा गुलाम भाग गया है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास उसे खरीदने के कागज हैं, कृपया उसे पकड़कर मुझे वापस सौंपा जाए। और पता है अदालत क्या करती थी? अदालत पुलिस या अपने सिपाहियों को हुक्म देती थी कि उस भगोड़े गुलाम को पकड़ा जाए और वापस उसके मालिक के हवाले किया जाए। अगर कोई गुलाम हिम्मत करके थोड़ी बहुत संपत्ति जमा कर ले, मान लीजिए कुछ मुर्गियां या एक बकरी, तो उसका मालिक उसे कभी भी छीन सकता था। गुलाम अदालत में जाकर ये नहीं कह सकता था कि ये मेरी बकरी है। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में गुलाम खुद एक संपत्ति था, और एक संपत्ति दूसरी संपत्ति की मालिक कैसे हो सकती है? सोचिए उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे पता हो कि वो इंसान नहीं, सिर्फ एक बोलती हुई चीज है, जिसे पता हो कि उसका अपना शरीर, उसका अपना बच्चा उसका नहीं है, वो किसी और का है। ये थी वो दुनिया। लाखों लोगों के लिए ये रोज का नर्क था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी इस फायदेमंद सिस्टम को चलने दे रही थी, उसे इसे खत्म करने की सूझी? जवाब है, इसका दिल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हजारों मील दूर लंदन में धड़क रहा था। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट यानी दासता विरोधी आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा था। विलियम विल्बरफोर्स जैसे नेताओं की आवाज संसद में गूंज रही थी। वो कह रहे थे कि गुलामी इंसानियत पर एक धब्बा है और ब्रिटिश साम्राज्य को इसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि 1833 में ब्रिटिश संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट 1833। इस कानून ने एक झटके में ब्रिटिश साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। लेकिन इस कानून में एक लेकिन था, एक बहुत बड़ा लेकिन। इस कानून को लागू करने वाली लिस्ट से 3 जगहों को छूट दे दी गई थी, और उनमें से एक नाम था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र। जी हाँ, अंग्रेजों ने अपने घर में, अपनी कॉलोनियों में गुलामी खत्म कर दी, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ दिया। क्यों? वही पुराना डर। कंपनी के डायरेक्टरों ने लंदन में कहा कि हुजूर, भारत का मामला अलग है, वहां गुलामी धर्म और समाज का हिस्सा है। अगर हमने इस पर हाथ डाला तो यहाँ के राजे रजवाड़े और जमींदार बगावत कर देंगे, हमारा पूरा राजपाट, हमारा पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। लेकिन लंदन में बैठे आंदोलनकारी चुप नहीं बैठे। उन्होंने कंपनी पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि यह दोगलापन नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं कि गुलामी बुरी है तो वो हर जगह बुरी है। मजबूर होकर 1834 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक हुक्म दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम मानते हैं कि भारत का मामला पेचीदा है, तो आप एक लॉ कमीशन बनाइए। ये कमीशन भारत में गुलामी की हालात की जांच करेगा और हमें बताएगा कि इसे सुरक्षित तरीके से कैसे खत्म किया जा सकता है। ये एक तरह से मामले को टालना था। इस लॉ कमीशन की कमान सौंपी गई एक ऐसे आदमी को जिसका नाम हम सब ने सुना है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। मैकॉले और उनकी टीम ने भारत में गुलामी पर रिपोर्ट तैयार करने में कई साल लगा दिए। उन्होंने जो पाया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने माना कि भारत में गुलामी बहुत गहरी और क्रूर है। 1835 से 1843 तक लगभग 10 साल ये बहस चलती रही। कुछ अंग्रेज अफसर कहते थे इसे सीधे बैन कर दो, ये गलत है। दूसरे ज्यादातर कहते थे कि नहीं, आराम से धीरे धीरे जमींदारों को नाराज मत करो। वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो जमींदारों को नाराज किए बिना लंदन को भी खुश करना चाहते थे। और आखिरकार 10 साल की माथापच्ची के बाद 1843 में
वो इस जुगाड़ पर पहुंचे। ये जुगाड़ ही था द इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। ये कानून एक सीधी तलवार नहीं था, ये एक ऐसा केमिकल था जो बेड़ियों को रातों रात तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें धीरे धीरे गला देने वाला था। तारीख थी 7 अप्रैल 1843। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में बैठे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। इसे एक्ट नंबर 5 ऑफ 1843 का नाम दिया गया। ये गजट में छपा और ये पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बन गया। ये कानून बहुत छोटा था, सिर्फ 4 मुख्य धाराएं, लेकिन इन 4 लाइनों में वो बारूद छुपा था जिसने भारत में हजारों साल पुरानी गुलामी की संस्था की नींव हिला दी। ये कानून ये नहीं कहता था कि आज से गुलामी गैर कानूनी है। ये नहीं कहता था कि जो गुलाम रखेगा उसे जेल हो जाएगी। नहीं, ये उससे भी ज्यादा होशियार था। आइए इस गजट के एक एक शब्द को उसकी असली भाषा में समझते हैं। कानून की पहली धारा कहती थी कि आज से ये कानून लागू किया जाता है कि कोई भी सरकारी अफसर किसी भी इंसान को इस आधार पर नीलाम या बेच नहीं सकता कि वो इंसान गुलामी की हालत में है। इसका क्या मतलब था? जैसा मैंने पहले बताया, 1843 से पहले अगर कोई जमींदार अपना टैक्स नहीं चुका पाता था तो कंपनी के अफसर उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते थे और उस प्रॉपर्टी में शामिल होते थे उसके गुलाम, यानी सरकार खुद इंसानों की नीलामी में हिस्सा लेती थी। इस पहली धारा ने कहा कि बस आज के बाद कोई सरकारी अधिकारी इंसानों की खरीदो फरोख्त में शामिल नहीं होगा। यह पहला कदम था। सरकार ने खुद को इस घिनौने व्यापार से अलग कर लिया। ये एक नैतिक जीत थी, लेकिन असली धमाका अगली धारा में था। ये इस पूरे कानून की जान है, इसने ही सब कुछ बदला। धारा 2 कहती थी कि किसी इंसान के शरीर या उसकी सेवाओं पर संपत्ति के अधिकार से पैदा होने वाले किसी भी हक को कोई भी दीवानी या फौजदारी अदालत लागू नहीं करेगी। यह सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और क्रूर था। ये वो लाइन थी जिसने लाखों मालिकों के हाथ से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया, कानून का हथियार। याद है वो कहानी जहां गुलाम भाग जाता था और मालिक अदालत जाकर उसे वापस बुला लेता था? अब सोचिए 7 अप्रैल 1843 के बाद क्या हुआ। वही गुलाम रामू अपने मालिक के घर से भाग गया। मालिक गुस्से में अदालत गया। उसने जज से कहा, हुजूर मेरा गुलाम रामू भाग गया, वो मेरी संपत्ति है, मैंने उसे 50 रुपए में खरीदा था, उसे वापस लाया जाए। इस बार अंग्रेज जज ने कहा, कौन गुलाम? कैसा गुलाम? हम गुलामी नाम के किसी हक को नहीं जानते। ये कोर्ट किसी इंसान पर संपत्ति के अधिकार को नहीं मानती। आपका केस खारिज किया जाता है। सोचिए उस मालिक पर क्या गुजरी होगी और सोचिए उस रामू को कैसा लगा होगा। रातों रात जो गुलाम कानूनी तौर पर भाग नहीं सकता था, अब वो कानूनी तौर पर आजाद था, अगर वो भाग सके। इस कानून ने गुलामी को अवैध नहीं बनाया, इसने गुलामी को गैर मान्यता प्राप्त बना दिया। मालिक अपने गुलाम को गुलाम कह सकता था, लेकिन अगर वो भाग गया तो सरकार उसे वापस लाने में मदद नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने मालिक और गुलाम के रिश्ते की रीढ़ ही तोड़ दी। ये कानून यहां नहीं रुका, इसने एक कदम और आगे बढ़ाया। धारा 3 कहती थी, किसी भी इंसान से उसकी संपत्ति इस आधार पर नहीं छीनी जाएगी कि वो इंसान या उसके माँ बाप कभी गुलाम थे। याद है वो बकरी वाली कहानी कि गुलाम कोई संपत्ति नहीं रख सकता था? इस धारा ने उस नियम को पलट दिया। इसने कहा कि अगर रामू, जो कल तक गुलाम था, अपनी मेहनत से एक गाय खरीदता है तो वो गाय रामू की है। उसका पुराना मालिक आकर ये नहीं कह सकता कि तुम तो मेरे गुलाम हो इसलिए तुम्हारी गाय भी मेरी है। अगर वो ऐसा करेगा तो रामू अदालत जा सकता है और अदालत रामू की संपत्ति की रक्षा करेगी। ये सिर्फ एक गाय की बात नहीं थी, ये इंसान होने के हक की बात थी। पहली बार कानून की नजर में एक गुलाम या पूर्व गुलाम को संपत्ति रखने का, यानी
आर्थिक इंसान होने का दर्जा मिला। और अंत में चौथी और आखिरी धारा, ये वो ढाल थी जिसने गुलामों को शारीरिक हिंसा से बचाया। धारा 4 कहती थी, कोई भी ऐसा काम जो एक आज़ाद इंसान के साथ करना अपराध है, वो उतना ही बड़ा अपराध माना जाएगा अगर वो किसी इंसान के साथ गुलाम होने के बहाने किया जाए। इसका मतलब 1843 से पहले अगर कोई मालिक अपने गुलाम को पीटता था या उसे भूखा रखता था या उसे जंजीरों से बांध देता था तो ये कोई अपराध नहीं था, ये मालिक का हक था। वो अपनी चीज के साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन इस धारा ने कहा, नहीं, अगर तुम एक आजाद आदमी को मारोगे तो वो हमला माना जाएगा और तुम्हें सजा होगी। उसी तरह अगर तुम अपने गुलाम को मारोगे तो उसे भी हमला ही माना जाएगा और तुम्हें उतनी ही सजा होगी। इस एक लाइन ने गुलामों को कानून की नजर में शारीरिक सुरक्षा दे दी। मालिक का हक अब अपराध बन चुका था। यह था एक्ट 5 ऑफ 1843। 4 धाराएं। पहली, सरकार गुलाम नहीं बेचेगी। दूसरी, अदालत गुलामी के हक को नहीं मानेगी, यानी भागना अब कानूनी था। तीसरा, गुलाम अब संपत्ति रख सकते थे। और चौथा, गुलाम को मारना पीटना अब एक अपराध था। कागज पर यह एक क्रांति थी। लाखों लोगों को जिन्होंने आजादी का सपना भी नहीं देखा था, उन्हें एक झटके में कानूनी इंसान का दर्जा दे दिया गया था। तो क्या 8 अप्रैल 1843 की सुबह सब कुछ बदल गया? क्या लाखों गुलामों ने अपनी बेड़ियां फेंक दी और आजादी का जश्न मनाया? नहीं, इतिहास कभी भी इतना सीधा नहीं होता। कानून कलकत्ता के फोर्ट विलियम में पास हुआ था, लेकिन गुलामी बिहार, अवध, मालाबार और सिंध के दूर दराज गांव में हो रही थी। वहां तक ये खबर पहुंचने में ही महीनों, शायद सालों लग गए। और जब खबर पहुंची भी तो उसका असली मतलब कितने लोगों ने समझा। तसव्वुर कीजिए बिहार के एक गांव में मंगरू का। मंगरू और उसके बाप दादा गांव के जमींदार के यहां कृषि दास थे। उन्हें कभी पैसे नहीं मिले। उन्हें सिर्फ रहने को एक झोपड़ी और खाने को थोड़ा चावल मिलता था। एक दिन गांव में किसी ने अफवाह उड़ाई कि कंपनी बहादुर ने कोई नया कानून बनाया है कि अब कोई गुलाम नहीं रहा। मंगरू को इसका क्या मतलब समझ आएगा? क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो जमींदार के सामने जाकर कह सके कि मालिक, मैं अब आजाद हूं, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून कागज पर था, लेकिन जमींदार, उसकी लाठी, उसके गुंडे और गांव पर उसका दबदबा असलियत थी। अगर मंगरू जाने की कोशिश करता तो जमींदार के लट्ठारे उसे पकड़कर इतना मारते कि वो दोबारा खड़े होने की हिम्मत न करता। मंगरू अब अदालत जा सकता था, कम से कम सिद्धांत में, लेकिन क्या उस गांव से 50 मील दूर शहर में बैठे अंग्रेज जज तक पहुंचना मंगरू के लिए मुमकिन था? क्या उसके पास वकील करने के पैसे थे? क्या वो जमींदार के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कर सकता था जिसके खेत में उसकी झोपड़ी थी? जवाब है नहीं। तो फिर क्या ये कानून बेकार था? क्या इसका कोई असर नहीं हुआ? हुआ, असर हुआ, लेकिन बहुत धीरे धीरे और उस तरह नहीं जैसा हम सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा असर शहरों में हुआ। शहरों में जहां अदालतें पास थीं, जहां पुलिस मौजूद थी, वहां घरेलू गुलामों ने इसका फायदा उठाया। सोचिए, कलकत्ता में एक अंग्रेज अफसर के घर में काम करने वाली पार्वती का उसका मालिक उसे पीटता था। एक दिन 1943 के बाद उसने पार्वती को फिर पीटा। इस बार पार्वती भागी, लेकिन अपने गांव नहीं, वो भागी सीधा पुलिस थाने। थाने में बैठे अंग्रेज दरोगा ने अब कानून की किताब खोली। उसने एक्ट 5 1843 सेक्शन 4 देखा और उसने अपने सिपाहियों को उस अंग्रेज अफसर को हमले के जुर्म में गिरफ्तार करने भेज दिया। जब ऐसे 10-20 मामले हुए तो मालिकों को समझ आने लगा कि अब वो कानून से ऊपर नहीं है। इसका दूसरा बड़ा असर उन लाखों कर्ज के गुलामों पर हुआ। जमींदार अब ये नहीं कह सकता था कि तुम मेरे गुलाम हो, तो उसने अपना तरीका बदल लिया। उसने मंगरू को बुलाया और कहा कि ठीक है, तुम गुलाम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दादा ने मुझसे 10 रुपए उधार लिए थे, जिसका ब्याज लगाकर अब 1000 रुपए हो गया है। जब तक तुम ये कर्ज नहीं चुकाते
तुम मेरे खेत में काम करोगे। देख रहे हैं आप, गुलामी का नाम बंधुआ मजदूरी में बदल गया। जंजीर लोहे की नहीं रही, अब वो कर्ज के कागज की बन गई। ये नया सिस्टम ज्यादा खतरनाक था क्योंकि ये कानूनी लगता था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट लगता था, और 1843 का कानून कॉन्ट्रैक्ट पर चुप था। तो असलियत ये थी कि 1843 के कानून ने कानूनी गुलामी को खत्म कर दिया, लेकिन इसने सामाजिक और आर्थिक गुलामी को खत्म नहीं किया। इसने जमींदारों और साहूकारों को मजबूर किया कि वो गुलामी करवाने के नए, ज्यादा कानूनी दिखने वाले तरीके इजाद करें। इस कानून का एक और बहुत बड़ा अनचाहा नतीजा हुआ। इसने भारत से गिरमिटिया मजदूरों के सिस्टम की नींव रखी। जब मालिकों के लिए भारत में गुलाम रखना मुश्किल हो गया, तो अंग्रेजों ने एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने बिहार, यूपी और तमिलनाडु के गरीब किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए। 5 साल के लिए मॉरिशस, फिजी या वेस्ट इंडीज चलो, वहां गन्ने के खेतों में काम करना, खूब पैसा मिलेगा। ये गरीब किसान जो कर्ज से दबे थे, वो इस झांसे में आ गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो एक नई तरह की गुलामी में फंस गए हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका पासपोर्ट सब छीन लिया जाता था। तो 1843 के कानून ने बेड़ियों को तो तोड़ा, लेकिन उन टूटी हुई बेड़ियों से नई तरह की जंजीरें बना ली गई। 1843 का वो गजट आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है? क्या वो सिर्फ इतिहास की एक धूल भरी किताब का पन्ना है, या वो आज भी हमसे कुछ कहता है? चलिए एक तुलना करते हैं। तब कानून का मकसद था गुलामी को कानूनी मान्यता से हटाना। लड़ाई स्टेटस की थी। कानून की नजर में आप इंसान हैं या संपत्ति। 1843 के एक्ट ने कहा कि आप इंसान हैं। अगला कदम, 1843 के कानून में एक कमी थी। इसने गुलाम रखने को अपराध नहीं बनाया था, सिर्फ गुलामी के हक को मानने से इनकार किया था। इस कमी को 17 साल बाद 1860 में पूरा किया गया, जब मकौले का बनाया हुआ इंडियन पीनल कोड लागू हुआ। आईपीसी की धारा 370 और 371 ने पहली बार इंसानों को गुलाम के तौर पर खरीदना, बेचना या रखना एक अपराध घोषित कर दिया, जिसके लिए 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। तो जो काम 1843 में अमान्य हुआ था, वो 1860 में अवैध हो गया। कागज पर गुलामी का चैप्टर बंद हो गया। अब हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास दुनिया का एक सबसे महान दस्तावेज है, भारत का संविधान। संविधान का आर्टिकल 23 साफ साफ कहता है, इंसानों की तस्करी और बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। संविधान ने 1843 और 1860 के कानून से भी आगे बढ़कर हर तरह की जबरन मजदूरी को खत्म कर दिया। इसके बाद 1976 में सरकार एक और शक्तिशाली कानून लाई, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। जी हां, 1976, आजादी के लगभग 30 साल बाद हमें बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए एक अलग से कानून बनाना पड़ा। वही बंधुआ मजदूरी जो 1843 के कानून के बाद गुलामी का नया रूप बनकर उभरी थी। तो सवाल यह है कि इतने सारे कानूनों के बाद 1843, 1860, 1947 का संविधान और 1976 का एक्ट, क्या आज भारत में गुलामी खत्म हो गई है? ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की रिपोर्टें कुछ और ही कहानी कहती हैं। वो बताती हैं कि आज भी भारत में लाखों लोग आधुनिक गुलामी के जाल में फंसे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ईंट के भट्ठों पर काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक ऐसे कर्ज को चुकाने के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। ये वो औरतें और बच्चियां हैं जिनकी तस्करी की जाती है और उन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। ये वो छोटे बच्चे हैं जो ढाबों पर, फैक्ट्रियों में या अमीर घरों में घरेलू नौकर बनकर अपना बचपन खो रहे हैं। ये वो बंधुआ मजदूर हैं जिन्हें
पत्थर के खदानों में या खेतों में जबरदस्ती काम करवाया जाता है। फर्क समझिए, 1843 की लड़ाई कानूनी मान्यता के खिलाफ थी, तब गुलामी कानून के साए में हो रही थी। आज की लड़ाई अपराध के खिलाफ है, आज गुलामी कानून से छुपकर हो रही है। 1843 का कानून एक सरकारी गजट था जिसने एक सिस्टम को बदला। आज के कानून पुलिस और सामाजिक चेतना के हथियार हैं जो अपराधियों से लड़ रहे हैं। 1843 का वो दस्तावेज इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस लंबी लड़ाई का पहला कदम था। वो पहला मौका था जब भारत की सरकार ने ये माना कि इंसान इंसान की संपत्ति नहीं हो सकता। वो गजट हमें याद दिलाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। कानून को जमीन पर उतारने के लिए मंगरू जैसे आखिरी आदमी को हिम्मत देने के लिए और जमींदार जैसी सोच को बदलने के लिए सदियों की लड़ाई लगती है। वो लड़ाई 1843 में शुरू हुई थी और वो आज भी जारी है। तो 1843 का इंडियन स्लेवरी एक्ट ये कोई जश्न का दस्तावेज नहीं है, ये अंग्रेजों की महानता का सबूत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे 10 साल तक टाला और अपने फायदे के लिए लागू किया। लेकिन ये भारत के लाखों गुमनाम गुलामों के लिए उम्मीद की पहली किरण जरूर था। ये कानूनी जुगाड़ था जिसने कानूनी गुलामी की इमारत को गिरा दिया। ये दस्तावेज हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और जंगों में नहीं लिखा जाता। इतिहास कभी-कभी सरकार के एक ठंडे रूखे से दिखने वाले गजट या नोटिफिकेशन की 4 लाइनों में भी छुपा होता है। ऐसी लाइनें जो चुपके से आती हैं और सब कुछ बदल देती हैं। हिस्टोरिकल स्टोरी में हमारा काम यही है, इतिहास के इन्हीं दबे हुए, भूले बिजरे लेकिन सबसे जरूरी दस्तावेजों को आपके सामने लाना। हमने 1843 के इस कानून को तो देख लिया जिसने गुलामी को खत्म करने का नाटक किया या शायद शुरुआत की। ये वो दौर था जब कंपनी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। लेकिन इस कानून के पास होने के ठीक 14 साल बाद 1857 में भारत में एक ऐसी आग लगी जिसने कंपनी राज को जलाकर खाक कर दिया। हम सब 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं। हम मंगल पांडे को जानते हैं, हम मेरठ की छावनी को जानते हैं। लेकिन उस क्रांति की असली वजह क्या सिर्फ एक कारतूस थी, या असली वजह उन सरकारी गजटों में छुपी थी जो 1857 से ठीक पहले एक के बाद एक जारी किए जा रहे थे? एक ऐसा ही फरमान था जिसने भारत के राजे रजवाड़ों की नींद उड़ाती थी। एक ऐसा गजट जिसने कहा कि अगर किसी राजा का अपना खून का वारिस यानी बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी के खजाने में चला जाएगा। एक राजा अपने बच्चे को गोद भी नहीं ले सकता था। क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत? लॉर्ड डलहौजी के इस फरमान में वो कौन से शब्द लिखे थे जिसने झांसी, सतारा, नागपुर और अवध को बगावत की आग में झोंक दिया? और कैसे इस एक सरकारी नोटिफिकेशन ने 1857 की क्रांति की असली जमीन तैयार की? जानने के लिए हिस्टोरिकल स्टोरी का अगला एपिसोड देखना न भूलें।